ऑर्गन पाइप क्या होता है, हम इसको समझेंगे अब। ऑर्गन पाइप, पहले आप एक नॉर्मल पाइप समझ लेते हैं। पाइप होता क्या है? पाइप तो नॉर्मल आपने देखा ही होगा कि ये एक नॉर्मल पाइप होता है। अगर इसी में हमने क्या कर दिया, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, यहाँ पे बीच बीच में हमने कुछ होल्स बना दिया, ठीक। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। ठीक है, या फिर ट्रम्पेट्स, कुछ इस तरीके का। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या हैं? ये हॉलो ट्यूब है। तो इसमें होता क्या है, अभी जैसे फ्लूट हो गया, फ्लूट हो गया, ये भी फ्लूट का ही एक टाइप है कि ये मान लो शहनाई हो गई। तो ये सारे के सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हॉलो ट्यूब से के ऊपर बने होते हैं। होता क्या है इसमें, जब हम विंड ब्लो करते हैं, मतलब एयर को उसमें ब्लो करते हैं, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें भी नोट्स एंड डिनोट्स बनते हैं। तो जो हम ये होल्स देख रहे हैं, ये होता है फंडामेंटल या प्रिंसिपल। अब इसमें जो है हम होल्स ऑब्जर्व करते हैं, तो इनमें हमने अलग अलग बारी बारी से हम इसमें इसके ऊपर उंगलियां रख के इसको बंद करते हैं या खोलते हैं। तो बंद करने या खोलने पर होता क्या है कि एयर कॉलम जो यहाँ पे बन रहा है, एयर कॉलम का लेंथ कम या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स चेंज हो जाते हैं। जब हर नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स चेंज होंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, और जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो उसी हिसाब से उसके साउंड जो प्रोड्यूस होता है उस एयर कॉलम की वजह से, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए वो उसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम अलग अलग टाइप से अलग अलग कम्बिनेशन के होल्स को हम ओपन या क्लोज करते हैं। तो हमारा जो ऑर्गन पाइप होता है वो दो तरह का होता है। पहला कि ये ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से खुला होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया फ्लूट का, शहनाई का। और एक होता है क्लोज्ड। तो क्लोज में आपने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा। आप अपने पेन की ढक्कन ले लेते हैं, तो पेन के ढक्कन को आप देखेंगे कि एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है। तो जब आप यहाँ पे फूंक मारते थे, तो यहाँ पे इस तरीके से फूंक जब आप मारते हैं तो यहाँ से एक कॉलम बनता है, जिसकी वजह से यहाँ से भी आवाज़ निकलती है। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और ये ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ओपन में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट नोड, जिसमें ले लेते हैं फर्स्ट नोड, यहाँ पे सिंगल नोड है, बाकी यहाँ एंटी नोड है। तो इस हिसाब से इनमें दो ऑब्जर्वेशन हमने किया। तो ये जो फर्स्ट नोड है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरीके से देखने पर ये तीनों में कहीं ना कहीं नोड्स बन रहे हैं और कहीं एंटी नोड्स। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ भी ओपन है तो हर जगह पे ओपन सरफेसेस या ओपन एंड्स पे, ये क्या है, एंड्स। तो ओपन एंड्स पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, और अंदर एंटी नोड नोड एंटी नोड बन सकता है, लेकिन ओपन सरफेस जहाँ होगा वहाँ पे एंटी नोड बनना ही हमेशा होगा। तो इनमें अब इसका लेंथ ऑफ पाइप सपोज करिए कि L है। इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये भी ओपन एंड है और इसके बाद ये भी ओपन एंड है। तो यहाँ से फूंक मारते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से फूंक मारेंगे और यहाँ पर हमारे पास कई सारे होल्स हैं। इनको हम अलग अलग जगह पे प्रेस करके उंगलियों से टैप करके ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओपन है, इसको भी ओपन कर दिया, इसको क्लोज करके इसको ओपन कर दिया। इस तरीके से हम अलग अलग होल्स को ओपन या क्लोज करके हम
ये प्रिंसिपल नोड को या फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड इसके बीच में अंदर बन रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे, तो जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसका लेंथ, अब इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ हम ले लेंगे। तो इसका लेंथ जो भी होगा, अब इसी के हिसाब से इसमें वेवलेंथ बनेगी। अब जिस हिसाब से इसमें वेवलेंथ बनेगी उस हिसाब से इसमें आवाज़ निकलेगी। सो तो पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही नोड बन रहा है और बाकी दोनों तरफ एंटी नोड। फिर अब ये दो वेव्स की तरह अजम्पशन, यहाँ पे दो नोड बने और यहाँ पे 3 एंटी नोड, फिर 3 नोड और 4 एंटी नोड बने। इस तरीके से वेरिएशन या बढ़ता जाएगा। तो इसका जो हार्मोनिक्स के हिसाब से इसका जो फ्रिक्वेंसी बनेगा वो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो पहला हार्मोनिक्स क्या है, दिस इज़, यहाँ पे नोट देखिए L/2 पे बन रहा है, टोटल लेंथ L है, तो लेंथ ऑफ पाइप इज़ L। एंड अब ये जो वेरिएशन है एंगल का, मतलब ओवरऑल वेव का, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये एक हिस्सा भर है, पूरा हिस्सा भी नहीं है ये। फिर ये पूरा यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ। तो इस तरीके से कंप्लीट वेव तैयार होने में इसको, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये इसकी वैल्यू का एक हिस्सा ही है। सो λ/2, क्योंकि ये पूरा वेव यहाँ से मान लीजिए अगर आप यहाँ से यहाँ, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा कट गया, बचा ये हिस्सा। तो 4 हिस्सों में से 2 हिस्से कट गए, 2 हिस्से बच रहे हैं, इसलिए λ/2 हो गया। तो लेमडा यहाँ पे 2L होगा, यानी इसके कंप्लीट वेवलेंथ को करने के लिए 2 डबल L की ज़रूरत पड़ेगी। यही हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था जब हम बात कर रहे थे स्टैंडिंग वेव्स की। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो प्रेशर वेव क्रिएट हो रही है उसका जो हम वैल्यू रखेंगे, तो μ1 = V/λ1 एंड दिस इज़ 1/2L गामा P अपॉन रो। इसको हमने न्यू मान लिया, प्रिंसिपल या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब हम आगे बढ़ेंगे जब सेकंड हार्मोनिक्स में, तो सेकंड हार्मोनिक्स में यानी इस कंडीशन पे हमारी वैल्यू, अब देखिए यहाँ पूरा का वेव, एक वेव कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, तो एक वेव बन रहा है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू λ2, कंप्लीट वेव लेंथ। सो μ2 = V/λ2। अब इसको चाहे हम 2/2 कर दें या 1/L, बात एक ही है। तो अगर देखा जाए इसको हम 2 × 1/2L गामा P रो लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या थी, न्यू ऊपर से, सो 2 न्यू लिखा जा सकता है इसको। सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक्स में 3/2 देखिए, 1 कंप्लीट और ये आधा, तो 1/1.5 यानी कि 3/2। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू सेम तरीके से क्या हो जाएगी, V/λ3 दैट इज़ 3L/2। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या है, न्यू है, तो 3 न्यू। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 2 3 इस तरीके से जितने भी हार्मोनिक्स हैं सब में n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ हार्मोनिक है उतना नंबर ऑफ टाइम्स फ्रिक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो जनरल टर्म इसका अगर हम निकालना चाहें तो n, जो जनरल टर्म है, n = फॉर दिस वेव, प्रोग्रेसिव वेव इज n न्यू। अब यहाँ पे n न्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n 1/2L गामा P/रो। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे बन जाती है। तो इसका जनरल टर्म है, ये फिजिक्स
में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। क्लोज ऑर्गन पाइप में और नॉर्मल ओपन ऑर्गन पाइप में ध्यान दीजिएगा कि और ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ ओपन था, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक तरफ क्लोज रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्लोज्ड एंड होता है ये आपका क्लोज्ड एंड है और ये ओपन एंड है। दोनों तरफ से क्लोज नहीं होगा, एक ही तरफ से होगा। तो जिधर ओपन एंड है उधर हमेशा एंटी नोड मिलेगा, और जिधर हमेशा क्लोज्ड है उधर आपको हमेशा नोड मिलेगा। ठीक, तो ये आपका फंडामेंटल हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरीके से अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इसका बेसिक समझने के लिए हम क्या समझेंगे, फर्स्ट मोड के लिए L, अब ये हमारा इस तरीके से था हमारा वैल्यू, यहाँ पे एंटी नोड था, यहाँ पे नोड था। सो इस टोटल हो गया L की वैल्यू। अब देखिए ये पूरा वेवलेंथ नहीं है, ऐसे जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो ये बहुत कम हिस्सा है ना। ये वेव है हमारा, तो उसमें देखा कुछ इस तरीके से ही है, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। सो ये चारों हिस्से यहाँ पे नहीं, सिर्फ ये है, तो λ/4 हो जाएगा। ओके, सो λ/4 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। सो λ = 4L, यानी लैम्डा को पूरा होने के लिए कितना लेंथ चाहिए, 4L चाहिए। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ν1 V/, सेम क्राइटेरिया जो भी मान लो हम लोगों ने ओपन ऑर्गन के केस में देखा था, सेम तरीका है यहाँ पे भी। ठीक तो 4L γ/p/ρ यहाँ पे न्यू मान लिया, फिर सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3/4, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक नोड, दो नोड एक एंटी नोड और एक एंटी नोड, तो ये देखा जाए तो 1 पूरा भी नहीं है, इसको भी इतना भी आना है। सो 3/4 ऑफ λ, यानी उसमें सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है, इतना हिस्सा कवर किया गया है, ये हिस्सा बाकी है। सो 1 2 3 4, so 3/4 is completed, therefore it is taken as 3/4. So 3 λ/4 is equals to L, तो लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा 4L/3। ये सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद अब हम पहुँचते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V/λ2। अब V की वैल्यू तो नॉर्मल γ/p/ρ, और इसकी वैल्यू हमने ये रखी, तो ये वैल्यू क्या थी, न्यू, जो कि ऊपर थी, सो इसको हमने 3 न्यू मान लिया। और उसी तरीके से थर्ड मोड में भी 5/4, तो देखिए 5/4 कैसे आया। सो 1 कंप्लीट एंड दिस 5। अब ये 5/4 3/4 कैसे ले रहे हैं, इसको समझना आएगा कि हमारे पास एक वेव है, ठीक, हम इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 5 6 7 8। तो अगर देखा जाए जो हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था उसमें कितना वैल्यू आ रहा है, मैच किया जाए तो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है। सो 1 2 3 4 5, तो 5, ये तो 4 + 1 पार्ट आ गया 1/4, तो दिस वैल्यू विल बिकम 4 5/4। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ λ3 इज इक्वल्स टू λ3 इज इक्वल्स टू 4/5L। सेम चीज़ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4L, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 न्यू। यानी जनरल टर्म में देखा जाए तो 2n + 1 यहाँ पे बन रहा था, जबकि
उसमें जो है वो n बन रहा था। तो ये 1 2 3 4 सबके लिए काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑड में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्गन पाइप कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बीट्स की। तो बीट्स क्या है, बीट्स के बारे में समझेंगे। बीट्स देखिए होता क्या है, बीट्स का एक पैटर्न होता है, बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक वेव ले ली जिसकी कोई फ्रिक्वेंसी है, और एक दूसरी वेव ली जिसकी बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों के फ्रिक्वेंसी में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। देखिए ये इस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी के हैं। ठीक, अब इसको वाइब्रेट करा देते हैं, लेकिन वाइब्रेट कराने से पहले हमने क्या किया, इसके में वैक्सिंग कर दी, इसके बॉक्स में वैक्सिंग कर दी थोड़ी सी। तो इस वैक्सिंग की वजह से थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी इसका चेंज हो चुका होगा। हालांकि ये दोनों फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो चुकी होगी। तो यहाँ पे जो आपस में दोनों फ्रिक्वेंसीज़ का मैच होगा, सुपर इम्पोज करेंगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट फिर से यहाँ पे आएगा। सो इस पॉइंट पर जब दोनों पॉइंट्स, दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगी, तो यहाँ पर अल्टरनेट, यानी एक जगह पे मैक्सिमा और एक जगह पे ये आपका मिनिमा है, ये आपका मैक्सिमा है, ये फिर मिनिमा, ये फिर मैक्सिमा। तो इस तरीके से अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा क्रिएट होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर ऑब्ज़र्व किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, कि कई बार जब माइक और लाउड स्पीकर में सीटी बजने लगती है अचानक से, बहुत तेज़ी से लाउड स्पीकर जो है आवाज़ करने लगता है। कभी कभी जब उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है या कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसमें अचानक से सीटी बजने लगती है। तो अगर आप सीटी को काफ़ी देर तक सुनेंगे, मतलब कुछ देर तक सुने, तो उसमें इसी तरह की आवाज़ आती है, धीमे तेज़ धीमे तेज़ धीमे तेज़ होती रहती है। तो वो क्या करता है, दो तरह की फ्रिक्वेंसी आपस में जो कि हल्की सी डिफरेंस होती हैं, उनका कोलैबोरेशन उसमें आता है, और उसी में धीरे 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 ये इंक्रीज़ करने लगता है। तो बीट्स वहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट हो जाती हैं। ये वो गाने वाला बीट्स नहीं है जो आप लोग बीट बॉक्सिंग करते हैं, वो वाली नहीं, ये बीट अलग है। ये रियल बीट है, वो तो सिर्फ ऐसा ही है। तो होता क्या है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, जिसकी थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, और इसने इस तरह का वेव क्रिएट किया, इसको कहते हैं बीट। यही है बीट, मैक्सिमा मिनिमा, धीमा तेज़ होता रहेगा ये। ठीक, तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t मान लिया, और इसकी स्लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, तो इसके लिए हमने नया वेरिएबल चूज़ कर लिया, ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 इक्वल टू 2 पाई न्यू 1 एंड ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई न्यू 2। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, y की वैल्यू y1 प्लस y2 से बनेगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन रही है, ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस साइन b, ये बन रही है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है cos a माइनस बी बाई 2 और साइन a प्लस बी बाई 2। ठीक, इस तरीके से हमारी वैल्यू ये बनती है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a इज इक्वल्स टू कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 t, और साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2 t। अब यहाँ पर जो एवरेज फ्रिक्वेंसी है, ये तो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। याद ही होगा आपको कि लास्ट वीडियोस में हमने ऐसे ही बात की थी कि ये वाला हमारा वैल्यू एम्पलीट्यूड हो जाता है।
और साइन 2 पाई, तो एवरेज वैसे भी ये हो गया, क्योंकि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी f1 प्लस f2 बाई 2, एवरेज ऐसे भी निकालते हैं, तो एवरेज फ्रिक्वेंसी हमारी ये हो गई, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और एम्पलीट्यूड हमारा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये हमारा एम्पलीट्यूड बन गया, तो एम्पलीट्यूड बराबर ये, अब cos 2 पाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी योर एम्पलीट्यूड, फाइनल एम्पलीट्यूड। तो मिनिमा कब और कहाँ आएगा, कैसे आएगा? मिनिमा के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो जब मिनिमम होनी चाहिए तो कैसे मिनिमम करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसकी वैल्यू तो 0 नहीं ले सकते, लेकिन इसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं क्योंकि एक पीरियोडिक टर्म है ये पूरा कॉस। सो कॉस पाई इज इक्वल्स टू ν1 माइनस ν2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉस की किन किन पोजिशंस पे वैल्यू मिनिमम होती है, तो कॉस 0 पे होती है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होती। सो कॉस पाई पे होती है, पाई पे भी नहीं होती, एक्चुअली होती है कॉस 90 डिग्री पे। फिर अगेन कॉस 90 पे, फिर 270 पे, फिर इस तरीके से ऑड वैल्यू जो होगी पाई बाई 2 की, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो जितने भी ऑड पैरामीटर्स होंगे उन सारे पैरामीटर्स पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसको सॉल्व करने पर जो टाइम, यानी किस टाइम पर हमारा एंटी मैक्सिमा और मिनिमा अकर करेगा, तो वो वैल्यू दी जाएगी दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और किस मोड के लिए हम देख रहे हैं, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, इस तरीके से। तो t इज इक्वल्स टू 2n+1 ν1 माइनस ν2, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी मिनिमा के लिए। यानी कि t मिनिमा कहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें, 1/2 ν1 माइनस ν2, 3/2 ν1 माइनस ν2, 5/2 ν1 माइनस ν2, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इन पोजीशंस पे आपको मिनिमा मिलेगा। अब मैक्सिमा मिलेगा कहाँ? मैक्सिमा मिलने की जगह है +1, यानी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगेन अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है 0, 180, फिर 360, फिर इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो उसकी वैल्यू के लिए हम भाई एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 चलता जाएगा। तो +1 -1 बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू n ν1 माइनस ν2, यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो t की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो t की बीट, यानी कब कब मिनिमा और मैक्सिमा हमने देखा था कि मिल रहा है, अल्टरनेटली मिल ही रहा है, अल्टरनेट मिल रहा है, ठीक। तो इनका फ्रिक्वेंसी आपस में भी होना चाहिए, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मिनिमा। तो 2 मिनिमा के लिए हमने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/ν1 माइनस ν2, यानी फ्रिक्वेंसी क्या है, ν1 माइनस ν2, ये बीट फ्रिक्वेंसी हो गई। उसी तरीके से अगर हम मैक्सिमा के केस में भी निकालें तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस 1, तो डी बीट यानी टाइम पीरियड ऑफ बीट इज 1/ν1 माइनस ν2। तो यहाँ पर भी बीट फ्रिक्वेंसी क्या निकल के आएगी, ν1 माइनस ν2, यानी दोनों के लिए टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है। तो इन बीट्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अननोन फ्रिक्वेंसी का पता लगाने के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए। आप देखते होंगे गिटार को लोग बजाते हैं, जब फ्लूइड्स को बजाते हैं, तो कभी भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है तो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करने से पहले, शुरुआत करने से पहले जो म्यूजिशियन होता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले ट्यून करता है, चेक करता है कि सही आवाज़ निकल रही है या नहीं, उसको टाइट करेगा, ढीला करेगा, या फिर एडजस्टमेंट्स करेगा ताकि उसकी आवाज़ परफेक्ट हो सके, उस इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ निकल रही है वो
परफेक्ट हो सके। और लास्टली इसका फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स में बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बीट काम करेगा और यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा बीट का भी पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है, तो बीट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों ट्यूनिंग फॉक्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमा क्रिएट कर रहा है और हमारे ईयर्स को वो सुनाई दे रहा है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।